ग्रंथ हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ इन अकादमी। लोगों ने एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की 10 यूनिट निकाल दी। हम्म। मुझे लगा कि इसी से कोई क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, और हाँ फिर मैंने उसको पूरा पढ़ डाला, 15-20 दिन अपना खराब कर डाला, हाँ मतलब उसको पढ़ने के चक्कर में। हाँ। हो सकता है कुछ टाइम को मैं यूटिलाइज करता तो मुझे और ज़्यादा नंबर मिलते। लास्ट में जाके कट ऑफ पे था, बिल्कुल बिल्कुल। 70 कट ऑफ था, 71 या 72 नंबर था मेरा हाँ 2020 में। अगर प्रीलिम्स ना निकलता, मैं उसमें सीटीओ बना था हाँ लास्ट में। प्रीलिम्स ही ना निकलता तो कुछ ना होता आगे। हाँ तो वो गलती मुझसे हो गई थी, नई बुक मैंने आखिरी में यूज़ किया था। हाँ। कोशिश यही करें कि जो एक बार बुक पढ़े हैं उसी बुक को कंटिन्यू करें। हाँ, उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ें, हम्म कुछ कुछ चीज़ें हटाएं, हम्म लेकिन बुक बार बार चेंज ना करें। हम्म नई बुक अगर अच्छी आई हो तो उनमें से क्या चीज़ें पढ़ने लायक, उसको एक बार देख लें हम्म और उसको पढ़ें, तब पढ़ें। ऐसा ना हो कि कोई नई बुक आई, सीधे बुक उठाया और बुक शुरू कर दिए, उससे आपका टाइम जाएगा, और हो सकता है कि आप नए नए तरीके से पढ़ो तो चीज़ें कम याद हाँ। हों और आपका पेपर रुके, ऐसा तो कुछ। आप उनको रिप्लाई सॉरी बोल रहे थे, मतलब स्माइल करके बोल रहे थे सॉरी। हाँ, कोई कितना स्माइल करके बोले। आदमी एक बार स्माइल करके सॉरी बोलता है, 2 बार बोलता है, और बोलते-बोलते थोड़ी देर बाद ये लगने लगा कि अब बस सॉरी ही बोल रहे हैं। एक आध तो जवाब दे दें इनको। सर अभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे भोपाल, तो आपका अनुभव कैसा था भोपाल जाने का? और वहाँ कुछ ऐसा कोई पल वहाँ का जो आपको अच्छा लगा हो? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग गए थे, हमारा मेडिकल भी वहीं था जेपी हॉस्पिटल में। हम्म तो सबसे पहले तो हम लोग सब मेडिकल के लिए चले गए, आगे-पीछे थे सब, 5-6 लोग एक साथ पहुँचे, तो हम्म हमारा शुरू हो गया था। कुछ लोग हमारे बाद 6-7 लोग आए ग्रुप में, हम्म फिर 6-7 लोग शामिल हो रहे थे। हम्म तो काफ़ी लाइट माहौल था, और हमारा मतलब मेडिकल बहुत अच्छे से हुआ वहाँ। हम्म और मेडिकल होते-होते 3 बज गए, तब हम लोग गए फिर वेरिफिकेशन के लिए। तो वेरिफिकेशन के लिए एंट्री किए, वहाँ गए तो एक सर थे, नगर निगम के आयुक्त वगैरह कुछ थे, या वही सचिव वगैरह, तो वो ले जा कर के हमको वहाँ तक पहुँचाए थे। बड़ा अच्छा लगा कि सम्मान मिल रहा है। हम्म। तो वो खुद हमको लेके गए थे ऊपर तक, हाँ, और बताया कि वो आपका विभाग है सामान्य प्रशासन, आप वहाँ चले जाओ। हम वहाँ गए तो उन्होंने हमको बताया कि सेंद्रे सर के ऑफिस चलना है। सेंद्रे हम्म सर हमारे अपर सचिव हैं, हम्म जीएडी के। तो उनके ऑफिस के अंदर हम लोग घुस गए, वो थे नहीं अंदर, हम लोग जाकर के उनकी टेबल कुर्सी इधर उधर बैठना हाँ, शुरू कर दिए सब लोग। हाँ, 3-4 लोग थे, हम लोग वहाँ सोफा वोफा रखा था तो उसमें जाकर के अच्छे से बैठे। हाँ। अरे अच्छा लग रहा है इधर। हो गया, फिर इतने में सर आए, उन्होंने बोला कि आप लोग एक एक करके आइए, बाकी लोग बाहर बैठ जाइए, वन हाँ, बाय वन ऐसे। हम्म, अच्छा ये लगा कि सम्मान मिलता है वहाँ। वही। और अगर कोई चीज़, जैसे आप कोई फोटोकॉपी नहीं ले गए तो वो लोग करवा देते हैं, फोटोकॉपी अंदर ही वहीं करवा देंगे। कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो ना, तो ऑलमोस्ट वो लोग काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं। वो माहौल देख के हमको भी मोटिवेशन आता है कि कोई तो सपोर्ट कर रहा है हमको। ओके। तो वहाँ का माहौल बहुत लाइट था और बहुत अच्छे लोग थे वहाँ, कुल मिला के। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ हैं सोमेश द्विवेदी सर। सर की 15th रैंक है एमपीपीएससी 2019 में। सर डिप्टी कलेक्टर के पद पर सर का चयन हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेसन सर यहाँ आने के लिए। थैंक यू। तो सर आप ये बताइए कि आपकी सफलता में सबसे ज्यादा रोल किसका है? सफलता एक जर्नी का परिणाम है, हाँ। जैसे हम शुरुआत करते हैं और वहाँ से चलते जाते हैं। सबसे बड़ा रोल तो हमारी फैमिली का रहता है कि जो हमको सपोर्ट करती है, आगे हम्म बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मेरे फादर का रोल सबसे अधिक रहा इसमें। यो वो एक टीचर हैं, अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर हम्म पढ़ाते हैं जो। तो वहाँ वो पढ़ाते थे और साथ में मुझे भी पढ़ाया था उन्होंने। स्टार्ट में पढ़ाया था, बाद में धीरे-धीरे मैं खुद से पढ़ने लग गया, तो हाँ। फिर वो नहीं पढ़ाते थे। तो मैं मानूँगा कि मेरी सफलता में सबसे बड़े हीरो मेरे फादर ही रहे हैं, और फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा। इमोशनल सपोर्ट आपके फादर थे मतलब? इमोशनल सपोर्ट पूरी फैमिली का रहता था, जैसे मेरे भाइयों का रहा। मेरे 2 भाई हैं, हम्म तो उनका सपोर्ट फाइनेंशियल और इमोशनली सपोर्ट था। फादर का सपोर्ट था बिल्कुल कि जब तक मैं बन ना जाऊँ तब तक मैं रुकूँ ना हम्म। बीच में। सर ये बताइए कि अब आप सफल हो गए हैं, तो आप बिल्कुल सही इंसान है सफलता का मूल मंत्र बताने की। सफल होने का सबसे ज़्यादा मूल मंत्र सबसे बड़ा यही है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहें, और बाहर की चीज़ें इतना ना इम्पैक्ट करे कि कोई चीज़ आप 10 मिनट के लिए मोटिवेट हों फिर डिमोटिवेट हो जाएँ। और खुद को बना के रखें, मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे मूल मंत्र ये है कि आप मेहनत करें, और सही दिशा में मेहनत करें। अगर आप मेहनत सही दिशा में कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है उस जगह तक पहुँचने के लिए जहाँ के लिए आपने सोच के रखा है। सर आपकी भगवान में कितनी आस्था थी, और आप भगवान को डेली टाइम देते थे पढ़ाई के साथ, या फिर ऐसा था कि पूरा ध्यान अपने काम में देना है और फिर जब टाइम मिला तब भगवान के पास गए या मंदिर गए? तो ये बताइए।
अ, भगवान में आस्था तो है, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा कुछ ऐसा है, ब्राह्मण होने के नाते घर में हमेशा से पूजा होती रही, हमेशा से शामिल रहे उसमें, जब तक रहे घर में तो शामिल ही रहे उसमें, और कभी-कभी पूजा भी करते थे, ऐसा हाँ नहीं हाँ। था। और मेरे फ़ादर पूजा करते हैं, सब करते हैं। हाँ, यहाँ आने के बाद थोड़ा-सा ऐसा था कि हम लोगों ने फ़ोटो तो लगा रखा है, पर कम ही वो हो पाता था। जब अपन हम्म, परीक्षा हो तभी जा कर के भगवान को मत्था टेकते थे, या फिर बर्थडे है तो जा रहे हैं वहाँ, घर वाले बोल रहे हैं कि एक बार चले जाया करो। तो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत डिवोशन है उनके लिए, भगवान के लिए, हाँ। पर ये है कि मानते हैं हम उनको। सर आपने कोई धार्मिक बुक पढ़ी है या ग्रंथ जैसे कि भगवत गीता या कोई मोटिवेशनल बुक जिसका इम्पैक्ट आपकी तैयारी में और आपकी लाइफ में पड़ा हो? मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी 2018 के लास्ट में, और 19 में हम्म, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। तो उस दौरान एक 12th फेल, अभी वो मूवी बन चुकी है, हाँ अभी बिल्कुल। विनोद चोपड़ा ने बनाई है। हाँ। तो उसका जब वो स्टार्ट में अनुराग पाठक ने वो बुक लिखी थी, तो फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट मतलब शुरुआत की जो कॉपी थी उनमें से हम लोगों ने एक मंगाई थी, तो मैंने उसको पढ़ा था। डार्क आर्ट्स पढ़ा है नीलोत्पल मृणाल का, हाँ। वो बहुत अच्छी है। उसमें दिखाया गया है कि कैसे आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इससे मुझे फील होने लगा कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो सब नॉर्मल है, ऐसा नहीं नॉर्मल। है कि कुछ अलग है, कुछ भी प्रॉब्लम आ हाँ। रही है सब नॉर्मल है। ये बुक्स पढ़ी थी। वैसे धार्मिक बुक मैंने कम ही पढ़ी है, हम्म। और हाँ, ऐसे ओकेजनली पढ़ ली, जैसे भगवत गीता मैंने पढ़ी तो नहीं है, सुना खूब है। हाँ, क्योंकि इस समय बहुत ट्रेंड है कि वो बुक बहुत जरूरी है पढ़ना और सब पढ़ रहे हैं और ऐसा बोला जाता है कि अभी के टाइम में जितनी भी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है हर प्रॉब्लम का सलूशन है उसमें गीता में। तो ये मुझे काफी अट्रैक्ट करता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सलूशन है गीता में। तो आप इससे कहाँ तक सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि आप अभी पढ़ेंगे फ्यूचर में वो बुक कि नहीं? मैं फ्यूचर में ज़रूर पढ़ूँगा। हो सकता है कि 2-4 महीने के अंदर मैं उसको पढूँ, ज़रूर भगवद गीता को पढ़ूँगा। और मैंने सुना हुआ है कि इसमें ये चीज़ें लिखी है, जैसे कि अपना काम करते जाओ। उसका मतलब ये नहीं, कर्म करते जाओ का मतलब अगर आप डेडिकेटेड होके कर्म करोगे, तो आप सफल ज़रूर हो हाँ। जाओगे, उसका यही मतलब था। कि आप सफलता की तरफ मत ध्यान दो, कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। वो ये है कि आप अपना डेडिकेशन प्रोसेस पे रखो। अगर प्रोसेस अच्छा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। ऐसा मैंने उसमें सुन रखा है, मैंने पढ़ा तो नहीं है कभी, तो फ्यूचर में ज़रूर पढ़ूँगा उसको। सर आपकी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा जिससे आपको कोई सीख मिली हो, क्योंकि सबकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता है जिससे वो कुछ सीख लेता है अपने आगे के जीवन के लिए और वो सीख आपको अभी तक काम आ रही हो। तो ऐसा कुछ था क्या आपकी लाइफ में कि इससे मुझे ये सीख मिली और ये मुझे काम भी आ रही है अभी तक? किस्से तो बहुत सारे हुए, हर जगह आदमी थोड़ा बहुत सीखता ही रहता है। नहीं, सबसे एक जो ज़्यादा यादगार की यादगार ये ये तो मैं नहीं भूल सकता। हाँ, यादगार पल सबसे ज़्यादा ये था कि मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, 2016 की बात है, हम्म, तो मैं पढ़ाता था, होम ट्यूशन हम्म, देता था। तो उस दौरान मतलब मुझे धीरे-धीरे रियलाइज़ होने लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, मतलब मेरे काम से ही मुझे फ़ील आने लगा था कि मैं कुछ अच्छा कर नहीं रहा हूँ, मुझे हम्म, और अच्छा करने की ज़रूरत है यहाँ से। और संयोग से उसी समय पे इलाहाबाद से, प्रयागराज से कोई कमिश्नर थे, हम्म, वो हमारे यहाँ के किन्हीं प्रोफ़ेसर के दोस्त थे। तो उनका एक सेमिनार हुआ था, उस हाँ, हाँ, सेमिनार में मतलब मुझे बहुत इम्पैक्ट लगा। वो बता रहे थे कि हम ज़िंदगी में, मुझे बहुत दुःख है कि मैं सिर्फ़ मतलब पुलिस विभाग के लिए काम कर पाया, ऐसा करके उन्होंने बोला। हम्म, मुझे मन है कि मैं एक ऑथर बनूँ, मैं एक राइटर बनूँ, हम्म, और मैं और विभागों में काम करूँ, शिक्षा के लिए काम हम्म, करूँ, सारी चीज़ें। हम वहाँ बैठ के ही सोच रहे थे कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो इतना कर लिया, उसके बाद इनको ये फीलिंग आ रही है। हाँ करने उसका के बाद। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था मुझ पे, हाँ, और कुछ दिनों तक मुझे फ़ील होता था कि अब कुछ करना है, हो हाँ, गया। तो धीरे-धीरे पीएससी के फील्ड में आ गए, और अच्छा ही कर ले गए लगभग। तो ये एक इम्पैक्टफुल इंसिडेंट था मेरी लाइफ़ में। और इसके अलावा मेरे फ़ादर थोड़ा फाइनेंशियली परेशान रहते हाँ, थे, हाँ, तो उनको देख कर के भी मुझे लगता था कि नहीं, कुछ करना है, क्योंकि इन्होंने जितना स्ट्रगल हमारे लिए किया है, हम्म, उतना मुझे नहीं लगता कि हर हर फादर ही करता है, पर हम्म, उन्होंने पूरा अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, पूरा ध्यान हमारे ऊपर कि हम किसी तरह पढ़ ले जाएँ हम्म। इस चीज़ के लिए। तो इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए कुछ नहीं था, मेरे फादर का स्ट्रगल। जी। सर जैसे कि हम लोग एमपी में पढ़ते हैं एमपी जीके में कि ये मेला यहाँ लगता है, जैसे आपके रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते थे, जाते थे घूमने? क्योंकि अब हमको वो याद करना पड़ता है एग्जाम निकालने के लिए, तो क्या रियल लाइफ में आप उन सब चीजों का पार्ट बनते थे?
मैं महामृत्युंजय मेले में नहीं गया हूँ अभी तक नहीं गया हूँ। सब वैसी ही जर्नी है याद करने वाली। आज जैसा आप एमपी जी के याद करते हैं वैसा मैं भी करता था। और बस याद हो जाता था तो उसी को टिक करके चले आते थे, वही था। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज इतने मेलों को याद करने के लिए हर जगह पहुंच तो पाएंगे नहीं। नहीं, क्योंकि तो आप वो, वहीं से है ना, इसलिए। हाँ नहीं, ऐसा इंसिडेंट ही नहीं हुआ कि हम मकर संक्रांति के टाइम पे वहां रहें। हाँ, जब वहां रहेंगे तब तो जाएंगे। हाँ, हाँ। वहां नहीं रहे, कहीं बाहर रहते हैं, या तो गांव में है या तो कहीं और शहर में है। तो जब कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा उस जगह पे, पर अभी तक गया नहीं हूँ। सर, जैसे कि एमपीपीएससी की जर्नी जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक टाइम टेबल बनाते हैं। तो वो टाइम टेबल आपका क्या था कि आप सुबह हो गई है तो आप कैसे एकदम लग जाते थे? क्या टाइम टेबल रहता था पूरे दिन का? टाइम टेबल, ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था कि इतने बजे जगूंगा तो फिर अब शुरू हो जाएगा अच्छा, ये चीज। रोबोट वाला टाइम नहीं टेबल नहीं, नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें ये था कि जैसे मैं सुबह जगता था तो मेरा ये टारगेट होता था कि पेपर 3 को सुबह 1-2 घंटे देखा जाए। हम्म। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उसमें से देखी जाए जो इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि वही हम या तो नंबर गेन कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं हाँ। सबसे ज़्यादा। तो पेपर 3 को फोकस करता था सुबह टाइम कि करूं, और फिर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम अगर 2-3 महीने पास है तो पेपर 3 4-5 घंटे सुबह ही पढ़ूंगा। और अगर नहीं है तो कभी कभी तो नहीं भी पढ़ते थे, कभी छोड़ दिया, पूरा दिन नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था। हाँ, कोशिश ये थी कि पहली सिटिंग लंबी चले, 4-5 घंटे की हो जाए सुबह वाली, तो पूरा दिन अच्छा लगता है कि आज कुछ किया है। तो मेरा यही रहेगा लोगों से कि जो तैयारी करते हैं तो अपनी पहली सिटिंग 4-5 घंटे की बनाएं, और इसमें पेपर 3 को टारगेट करें, या भी जो जो कुछ भी वो टारगेट कर पाएँ उसको करें। सर, आपकी तैयारी का पैटर्न क्या था? जैसे एग्जाम का पैटर्न है वैसे था कि पहले प्री फिर मेंस फिर इंटरव्यू, या मिक्स आपने पूरा मिला के इंटीग्रेटेड तैयारी की है? तैयारी जैसे सब शुरू करते हैं कॉमनली वैसे ही मेरी भी थी। सब प्रीलिम्स से शुरू करते हैं, मैं हाँ, भी प्रीलिम्स से शुरू किया था। हाँ। और प्रीलिम्स में सब एमपी के शुरू करते हैं, मैंने भी वही किया और था। लूसेंट पढ़ी थी? हाँ, लूसेंट मैंने पढ़ी है, पर इतना डिवोटेड होके नहीं पढ़ी कि सिर्फ लूसेंट पढ़ा हो। हाँ। लूसेंट ऐसा है कि जब टाइम कम है तो हम लूसेंट से जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते थे। और मेरी जब स्टार्ट हुई थी तो मुझे वो कुछ पता नहीं था। 2018 के आसपास मैं रीवा में एक एकेडमी में पढ़ता था। वो टीचर अच्छे थे, एमपीपीएससी दे रहे थे, तो उन्होंने हम लोगों को बताया था कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। तो उन्होंने तो ये कर दिया था कि कल 4 साल के पेपर लिख के आओगे। अच्छा। हम लोग लिखते थे, फिर कहाँ से, जैसे नर्मदा नदी कहाँ से निकलती, फिर लिख रहे हैं अमरकंटक किस जगह से निकल रही। ऐसे करके हम लोग लिख लिख करके जाते थे, उनको अगले दिन वो चेक करते थे। वो हाँ। चेक यही करते थे कि लिखा है कि नहीं लिखा है, बस हो गया। तो वो लिखने से ये था कि बाद में समझ में आया कि वो लिखने से जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है बहुत हाई होता है। तो उसके बाद वो क्वेश्चन जब कभी रिपीट हुआ तो कभी गलत नहीं होता था। और इसके अलावा उन्होंने एमपी के पढ़ाया था, वहीं से हम लोगों की शुरू हुई। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, फिर बाद में इंदौर आ गया था। तो यहाँ से जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेंस का मेजर सेक्शन करना होगा, हाँ। नहीं तो एग्ज़ाम के बाद फिर हम कर नहीं पाएंगे। मैंने कोचिंग की थी मेंस की, हम्म। और मेरा लगभग 70% सिलेबस पहले ही ख़त्म हो गया था प्रीलिम्स देने के पहले। 30% जो था वो बाद में मैंने कर लिया था। तो यही था स्ट्रैटेजी, कुछ अलग नहीं थी, हाँ। सबके जैसी थी। शॉर्ट हाँ, नोट्स आपने भी बनाए? शॉर्ट नोट्स मैंने केवल इथिक्स का मैंने 17-18 पेज का बनाया था, हाँ। क्योंकि इथिक्स में मैं थोड़ा वीक था। हम्म। सही बात तो ये थी कि मेरा उसमें बहुत मन नहीं लगता था, उसमें सब मोरल मोरल बातें रहती थी। तो अच्छा। मैंने सुन लिया था उसको, जैसे मैं क्लास में सुन लेता था। इसके अलावा मैंने खुद से भी 1-2 बार उसकी नोट्स को पढ़ डाला था। फिर मुझे बाद में लगा कि अंतिम दिन रिवीजन तो हो नहीं पाएगी ये। तो मैंने उसके नोट्स बनाए थे कि जैसे कौन सी बुक किसकी किस किन थिंकर की बुक हाँ, है। हाँ। और इसके अलावा मेन मेन पॉइंट्स की अद्वैत योग इनका है, और वेदांत इनका है, नव्य वेदांत इनका है। तो ऐसे करके मेन मेन पॉइंट्स मैंने लिख लिए थे। वही एक शॉर्ट नोट्स थी मेरे पास। और उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स लगभग नहीं बनाए किसी चीज़ की, पूरा पढ़ता था और उसके बाद ही। तो सर, 28 अप्रैल को एमपीपीएससी प्री 2024 है। तो प्री की स्ट्रेटजी आपकी क्या रहती थी? आप कैसे प्री में क्या करते थे? एम पी पी एस सी की जो मैं प्रीलिम्स की जो मेरी स्ट्रैटी थी, सब कुछ मतलब खुद से हुआ है, मैंने कोई ऐसी स्ट्रैटी बनाई नहीं थी। जैसे मैं मेंस की तैयारी कर रहा था तो उस दौरान मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो बेसिक सब्जेक्ट है इसमें मेरी अच्छी पकड़ बन गई थी। इसके अलावा इथिक्स भी मैंने पढ़ लिया था उस दौरान, तो उसमें भी मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें आने लगी थी। कभी कभी क्या होता है, कोई कोटेशन दे दिया किसी थिंकर का और नीचे पूछ दिया किनका है, तो कबीर का है कि नानक का है, किनका है, तो उससे भी फ़ायदा मिलता था।
कभी कभी ऐसा पूछ देता कि ये विचारधारा किनकी थी, हम्म, वो हालांकि वो मिडाइवल से जुड़ी हुई होती थी, हाँ हाँ पर वो पूछ लेता, तो इसका फ़ायदा मुझे मिल गया था। मेरे बेसिक सब्जेक्ट क्लियर थे पहले से, और मैंने प्रीलिम्स के लिए फिर वही एमपीजी के पहले तो एक्ट होते थे तीन, उसको मैंने खूब रटा था। तो वही रहता था, नॉर्मल था कि बेसिक सब्जेक्ट नोटिफिकेशन से पहले आप कर डालो, हाँ थोड़ा बहुत बचे तो बाद में करो, और बाद में वो चीज़ें पढ़ो जो ज़्यादा नंबर की आती हैं, छोटी हैं। एमपीजी के अब इतना तो ज़्यादा नहीं है जितना हाँ है, आप उसको पढ़ोगे 30-35 नंबर का वहाँ से कर ले जाओगे। तो ये सारी चीज़ अगर आप इसमें अच्छा कर लेते हो और बेसिक सब्जेक्ट्स में नॉर्मल कर लेते हो, तो मुझे लगता है प्रीलिम्स आराम से हो जाता है। सर, आपने ऑब्जेक्टिव किस बुक से लगाए थे? जैसे लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम ऑब्जेक्टिव घटना चक्र से लगाए या फिर लूसेंट की ऑब्जेक्टिव लगाए। ऑब्जेक्टिव मैंने स्पेसिफिक नहीं लगाया कोई एक बुक लेकर के, हाँ, जैसे एफएलटी लगाई क्या हाँ आपने? एफएलटीज लगाता था स्टार्ट में, मैंने आकार में कर लिया था एफएलटी, और वहीं से तो क्या होता है कि ये लोग प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन होते हैं हम्म ना, जितने सालों के आते ही उसमें वही वो देते ही हैं। हम्म जैसे वो किसी बुक से उठाएंगे तो जो पुराने पेपर हैं हम्म उन्हीं के क्वेश्चन कंपाइल करके हमको दे देते हैं। हम्म तो लगभग एक बार मैंने वो बुक्स महावीर वगैरह की बुक्स से एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए थे, और मैंने कुछ घटना चक्र लगाया था, घटना जैसे हम्म सब्जेक्ट घटना चक्र ज्योग्राफी का लगाया था मैंने, हम्म साइंस का लगाया था घटना चक्र, उससे ये हम्म, पता चल गया था कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आते हैं। ये चीज़ पता चल जाती है तो फिर काम आसान हो जाता है। और वही टेस्ट सीरीज वगैरह की थी। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने एमपी के लिए शायद महावीर की बुक एक एक प्रेफर की थी। हम्म। बाद में मैंने कुछ लगाया भी नहीं, बाद में वही जो मेरा बेसिक सब्जेक्ट थे उन्हीं को जल्दी जल्दी पढ़ लेता था और प्रीलिम्स दे देता। एक बार अगर आपकी पकड़ बन जाती है ना प्रीलिम्स में, तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है लास्ट में फिर। साइंस के लिए आपने परीक्षा धाम पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी है मैंने साइंस की परीक्षा धाम, नहीं पढ़ी है। यूनिट 7 की बात कर रही है ना हाँ, आप? यूनिट 7 की। हाँ, उसमें बुक्स आती हैं, जैसे निर्माण की भी बुक है, परीक्षा हाँ धाम की भी बुक है। पर हम लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं हाँ ना, तो हाँ। हम साइंस के लिए कई सारे सोर्स यूज करते थे, जैसे हम्म इकोलॉजी और इकोसिस्टम के लिए मैंने आकार की नोट्स वगैरह रखी थी, हम्म। तो उन्हीं को पढ़ता था। अच्छा, नोट्स आपने चेंज नहीं किए कि नई बुक आ गई तो चेंज करो, ऐसा भागे नहीं आप नई चीजों के पीछे? नॉर्मल ही मैं भी था, भागता था, हाँ लेकिन उन चीज़ों को जैसे मैं पढ़ता था तो मुझे टाइम ज़्यादा लगता था और हाँ, उतना गेन भी नहीं होता गेन था। भी नहीं होता। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जैसे 2019 में मैंने जो चीज़ें पढ़ी थी उसको मैंने 2020 में अप्लाई नहीं किया, हम्म और 2020 का पेपर कुछ अच्छा ही आ हाँ, गया था। बिल्कुल अलग लेवल का तो आ गया उस था। पेपर को देखने के बाद उस दौरान एक इनकी मतलब एक बुक होती है ना, वो जो हम लोग एमपी की सरकार की तरफ से आती है, उसको सर, पढ़ते मैं हैं। आपका इंटरव्यू देख रही थी तो उसमें आपने बताया मेंस के लिए थर्ड पेपर में कि आपने साइंस के न्यूमेरिकल भी लगाए थे। और जनरली हिंदी मीडियम वाले इतना सोचते नहीं कि उनको साइंस के न्यूमेरिकल भी लगाने हैं, तो आपको ऐसा मतलब कैसे आइडिया आया कि मैं न्यूमेरिकल भी लगा लूं? क्योंकि हिंदी मीडियम वाला चाहे वो इतना भी इजी हो लेकिन उसको अपने आप ही छोड़ देता है बिना किए ही। 2019 में जो पेपर आए थे तो उससे थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ गया था कि हम्म, मतलब ये अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ भाग रहे हैं, चाहे वो हाँ गणित से हो चाहे फिजिक्स से हो। हम्म तो 2020 में जब मैं एग्ज़ाम देने गया, हालांकि मुझसे नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें बनती थी, जैसे हम्म फार्मूला याद है, हम्म मैं अप्लाई कर लूँगा उसमें, रख के लगा सकता था। और तो मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ था कि नहीं, न्यूमेरिकल्स आएँगे, अगर इसको कर ले गए ना तो हाँ इसमें 4 का 5 का 5 मिलेगा। तो हम अगर दूसरे साइड में वर्क कर रहे हैं, हम्म, तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 3 पाएँगे, ढाई पाएँगे। अगर इसको करेंगे तो 5-5 मिलेगा। मतलब चाहे वैसे 2 क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे एक क्वेश्चन एक इधर का कर क्वेश्चन, लीजिए, हाँ। बराबर नंबर है। अगर आप 2 न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आप बाकी लोगों से 2-4 नंबर आगे निकल जाते हैं। हम्म इसी चीज़ को सोच करके मुझे ज़्यादा आता नहीं था। हम्म मैंने धीरे-धीरे फ़ॉर्मूलाज़ उसके देखे और 10-20 सवाल, 25 सवाल ऐसे करके लगाए थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल एक साइड से उठाया पूरे करें, ऐसा नहीं हम्म था। 10, 20, 25 सवाल जो मुझे लग रहा था कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, हमारे सिलेबस से रिलेट कर रहा है, हम्म उसको किया था। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं एक तरफ से कोई बुक उठा कर के पूरा लगाया, ऐसा नहीं था। तो इंट्रो में आप नॉर्मल लिखते थे, आप ऐसा कुछ सोचते थे कि इसमें मुझे थोड़ा सा अलग लिखना है या कुछ करंट अफेयर्स का कुछ देना है या कोई डेट देनी है, तो क्या करते थे आप? और कंक्लूजन और इंट्रो ऐड करते थे या नहीं? अब कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप ने ये लड़ाई लड़ी, तो इसके बारे में आप बताओ। तो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप शुरू करो कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे यहाँ से, ये एक इंट्रो है। हम्म तो पहले ये तो जानो कि महाराणा प्रताप थे कहाँ से, उनका किससे हम्म मतलब किसके विरोध में वो थे। तो वहाँ से शुरू करना थोड़ा नॉर्मल होता है, उसी को इंट्रो बोलते हैं।
कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे, उनका विवाद इनसे था, 18 अप्रैल इसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसके ये कारण थे या ये परिणाम थे। ऐसे करके लिखने का ये सही तरीका होता है और मैं यही तरीका अपना। अब आप इसको इंट्रो बोल दो या ये बोल दो कि मैंने क्वेश्चन शुरू किया उस और तरीके से। कंक्लूजन? कंक्लूजन ऐसा होता था कि जैसा पहला प्रश्न है उसमें तो अपन अच्छे से कंक्लूजन लिखेंगे, दूसरे में थोड़ा कम अच्छे से लिखेंगे, तीसरे में थोड़ा और कम अच्छे से, और आखिरी आते आते कंक्लूजन कंटेंट, हाँ। कंक्लूजन गायब हो जाता था। 9वें 10वें प्रश्न में तो मेरे इंट्रो भी नहीं होता था और कंक्लूजन भी नहीं होता था। तो सिर्फ जो पूछा है वही। हाँ, डायरेक्ट नंबर 1 2, इसके निम्नलिखित कारण है, नंबर 1 2 3 4 5 6 खत्म, उसके बाद निकल जाओ आगे। सर मेंस में डायग्राम वगैरह का आपने कितना यूज किया? मैंने ज्योग्राफी में कुछ डायग्राम यूज़ किए थे, जैसे एमपी हो गया और इंडिया, जितनी ज़रूरत है उतना ही मैंने किया था। मैंने ना एक्स्ट्रा फ्लो चार्ट बनाए थे, कभी नहीं बनाए। मतलब पूरा सीधे आंसर, क्वेश्चन देखा, आंसर उसका जो है प्रॉपर वही शुरू कर देता था। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक बार डायग्राम वगैरह ट्राई भी करता हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि ऐसे लाइन करके बना रहे हैं, ऐसे लाइन करके नहीं किया कभी। सीधे आंसर लिखता था और कंप्लीट करने की कोशिश करता था, किसी तरह पेपर ख़त्म हो जाए इसी तरीके से। वही ट्रेडिशनल तरीका था और नंबर भी मिल गए उसी में। निबंध को आपने टाइम दिया कि नहीं दिया? अगर दिया तो कितना दिया? निबंध को वही एग्ज़ाम के दिन टाइम दे पाते थे और उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि उसकी बारी नहीं आ पाती है, सिलेबस जैसा है उसके हाँ, अकॉर्डिंग। इतना इतना हार्ड सिलेबस, इतना हाँ, लंबा हो चुका है अब कि निबंध के लिए टाइम मिलता ही कहाँ है। हाँ, आप वही चीज़ें हैं कि पेपर 1 2 3 4 हाँ। 4 तक अपन किए, अच्छे से पढ़ लिए उसको, तो ऑलमोस्ट निबंध के टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। और फिर मेरा संयोग भी कुछ अच्छा रहता था कि 2020 में उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछ लिया था निबंध, तो वो मेरे रडार में फंस गया, मैंने उसको कर डाला। 2019 जिसमें मैं डिप्टी कलेक्टर बना हूँ, उसमें निबंध मेरे हिसाब का नहीं आया था, 50 नंबर वाला। हाँ, उसमें ये था कि मैंने वो संस्कृति सभ्यता ये वाले प्रिपेयर नहीं किए थे। मैंने कोचिंग वगैरह से तो कभी गाइडेंस ली नहीं, ऐसे मतलब जा करके कि क्या निबंध लूँ लिए। और मैंने सिलेबस देखा था तो मुझे था करंट का आएगा तो वो तो मैं कर ले जाऊंगा। फिर जो स्टैटिक सेक्शन का था तो उसमें आया था कि ये कुछ युवा राजनीति उजनीति ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। मैंने उसको देखा, फिर मेरे दिमाग में थोड़ा शिवराज सिंह चौहान आए, थोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, तो मैंने करके ये सब वहीं से कॉलेज की राजनीति से निकले हैं और वहाँ से यहाँ तक आए। फिर मैंने वहीं बैठ के उसको 1 घंटे में, 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट तक लिखा था। और संयोग अच्छा होगा, अभी नंबर तो पता नहीं कितने नंबर मिले हैं निबंध में, हाँ, पर बना होगा तभी तो नंबर हाँ, अच्छे आए। तभी तो आप डीसी बने हो। हाँ, तो वहाँ ये था, 19 में जरूर नहीं फंसा था, दूसरा अच्छा था निबंध मेरा। और हाँ, वो दूसरा छोटे तीसरा वाले सही आए थे, वो वो, बड़ा। हाँ, बड़ा वाला ही गड़बड़ हो गया था। तो बाकी ठीक था, मुझे लगा कि हो गया, अब जो सामने है उसी को करते हैं। 20 और 21 में निबंध मेरे हिसाब के आए थे, तो 20 में अच्छा ही गया होगा, तभी तो सीटीओ तक पहुंचा हूँ। जब मेंस के एग्जाम चलते हैं तो 6 दिन में आपने आपको मैनेज कैसे किया आपने, वो जो लगातार एग्जाम चलते हैं और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर होता है उनमें? मेंस के टाइम पे क्या होता है कि बहुत कम टाइम रहता है हमारे पास, सबसे इम्पोर्टेंट वही 6 दिन मैनेज करना होता है। कभी कभी आप देखते हो कोई लड़का टेस्ट सीरीज वगैरह में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वो वहाँ अच्छा नहीं कर पाता। कोई लड़का टेस्ट सीरीज में अच्छा नहीं करता और वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो उसी 6 दिन का खेल होता है। 6 दिन में ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी रहती है, दिमाग में बैठा के रखते हो कि ये कर लूँगा। इसके बाद आप 3 घंटे लिख के भी आ रहे होते हैं, ठीक से खाना खाए नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले बच्चों को उतना अच्छा खाना मिल नहीं पाता। तो थके भी होते हैं, रेस्ट भी करना होता है, दिमाग में वो चीज़ें भी चल रही हैं। मुझे तो पहले मेंस में बहुत परेशानी हुई थी, मैं रात को जग जाता था बीच बीच में। जैसे मैं सोया 12 बजे और 2 बजे में जग के बैठ जाता था अचानक से कि कितने बज गए, फिर टाइम देखता था, फिर से लेट जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने 2 बजे रात अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया। मेरी मम्मी उठा के परेशान हुई, करे क्या रहा है, पॉलिटी का पेपर था दूसरे दिन। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं करना था ये वाला काम। हम तो हैं ही परेशान, उनको भी परेशान कर रहे हैं। फिर वो जब 6 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। हाँ, ये पहले से पढ़ रखा था अच्छे से तो वो ठीक था। मैं स्टूडेंट को यही सलाह दूंगा कि इतना ज़्यादा दिमाग में लोड ना लें, क्योंकि अब जब आप आखिरी 6 दिन में पहुंचते हैं ना, तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा रहता है। जो चीज़ें आपको बहुत कम आ रही हैं या आपको लगता है कि इस चीज़ को मैं नहीं देख पाया हूँ, तो उन चीज़ों को जा कर के देखें। और इतना बर्डन ना लें कि मैं 10 घंटे में पूरा पढ़ के जाऊँगा। अगर इतना बर्डन आप लेंगे ना तो फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो चीज़ों को छोड़ना सीखिए कि हाँ, ये चीज़ मुझे आती है, विश्वास करें और उसको कर दें साइड कि नहीं, ये मैं पढ़ चुका हूँ, बस हो गया ये। और 6 दिन में पेपर 3 के लिए इतने परेशान ना हो, फिजिक्स जो चीज़ें भूलती हैं उन्हीं को देख लें।
जो बिल्कुल फैक्चुअल हैं। पेपर 4 में जितना आप कर पाओ उतना ही करो, और पेपर 5 आप पढ़ के जाओ थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत हाँ, फैक्चुअल होता है और फैक्चुअल। वहाँ आपको बहुत नंबर मिलते हैं। और पेपर 6 में वही प्रारूप पढ़ के जाओ, बाकी हुँ, तो कर नहीं पाओगे सारी चीज़ें। तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा शांति से रहें और खाने-पीने पे ध्यान दें ताकि एनर्जी बनी रहे। क्योंकि तीसरा दिन आते-आते एग्ज़ॉस्ट हो जाता है आदमी, बहुत थक जाता है। उसको लगता है कि अब किसी तरह ये खत्म हो जाए, हाँ, पेपर खत्म हो जाए, जान छूटे इससे। ये वाली फीलिंग आ जाती है तीसरे दिन से। हुँ, तो वही 6 दिन आप मैनेज कीजिए, जिसका जो भी जैसा भी दिमाग चले उस हिसाब से। आते हैं। सर इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? इंटरव्यू में पहली बार जब मैंने दिया था 2020 के लिए, पहले हुआ था उसका हाँ, इंटरव्यू, तो उसमें मुझसे मेरे ज़िले के बारे में पूछा गया था। उस समय पे सुंदरजा आम हाँ, काफ़ी फ़ेमस सुंदरजाम। हुआ था। तो उन्होंने सुंदरजा आम की खूबियाँ पूछी थी कि क्या है, क्यों उसको जीआई टैग दिया गया, जीआई टैग क्या होता है, कौन देता है, ये सारी चीज़ें उसमें उन्होंने पूछा था। इसके अलावा उसी टाइम पे 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पे मोदी जी गए थे वहाँ रीवा। उसके हुँ, बारे में मुझसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया 24 अप्रैल को कि वो वहाँ आ गए? वो रखवार सर ने हाँ, मुझसे ये पूछा था, तो मैंने उनको ये बताया था। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि प्लेन में, हवाई जहाज़ में एरोप्लेन मोड एक होता है, उसका क्या मतलब है? मैंने उनसे बोला मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। और एक आध क्वेश्चन और था हाँ, जियोलॉजी से जुड़ा, मेरा सब्जेक्ट जियोलॉजी था। उससे उन्होंने पूछा था, वो भी मुझसे नहीं बना था। मतलब हाँ, 4-5 पूछे थे, एक नहीं बना था, कई बन गए थे। मेरा मतलब नॉर्मल इंटरव्यू था 2020 का, और मुझे 122 नंबर उसमें मिले थे। मेंस भी ऑर्डिनरी था और इंटरव्यू भी ऑर्डिनरी था, तो ऑर्डिनरी जगह पहुँच गए थे। और फिर 2019 के लिए मेरा इंटरव्यू बिगड़ गया था उसमें। हाँ, इंटरव्यू देने के लिए मेरा 17वें नंबर पे शर्मा सर का बोर्ड फँसा था, लास्ट पर्सन में था। हाँ, जब मैं एंट्री करने गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी और हैं? मैंने उनसे बोला कि नहीं है, मैं नमस्ते कर रहा था, उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा। हाँ, मैंने कहा सर अब कोई नहीं है। हुँ, फिर वो बैठा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने एग्ज़ाम दिया है हुँ, इससे पहले? तो मैंने कहा हाँ सर दिया हुआ हाँ, है। ये था कि 2018 से अब तक आप कर क्या रहे थे? तो मैंने कहा सर इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। हाँ, इतने सालों तक। मैंने कहा सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसका मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। हाँ, उन्होंने पूछा कि रिज़ल्ट भी तो आया है 2020 का? तो मैंने कहा हाँ मेरा हो गया उसमें, मैं ये बन गया हूँ। फिर वो मुझसे पूछने लगे कि तुम सीटीओ हो, अब क्या बनना चाहते हो? हाँ, 5400 ग्रेड पे हो, हुँ, और अब क्या इससे ऊपर कहाँ जाओगे? मैंने उनको बोला हाँ सर मैं डीसी बनना चाहता हूँ। उसके लिए कई सारी चीज़ें बताई, कहानी बनाई हाँ, 6-7 मिनट तक। वो सैटिस्फाइड नहीं थे। फिर उन्होंने लास्ट में मुझे छोड़ दिया, बख्श दिया जिसको कहते हैं, अच्छा, कि हो गया चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे कि अविश्वास प्रस्ताव हुँ, लोकसभा में क्यों हाँ, आता है? हाँ, शायद मैंने बताया भी था कि वो लोक परिषद सदन है और वहीं हुँ, वहीं के मेंबर्स मिल कर के हुँ, सरकार बनाते हैं। तो ये बताया था, और इसके अलावा मुझसे कुछ कुमार विश्वास के बारे में पूछा। एक जज साहब थे, तो उन्होंने मुझसे हुँ, हिंदी के बारे में पूछा था, हुँ, हिंदी के इतिहास के बारे में, सारी चीज़ें। 2-4 क्वेश्चन सही हो गए थे, हाँ, बाकी सब गलत हो गए थे। और फिर तीसरे पर्सन मुझसे इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में हाँ, पूछे। मेरे से जस्ट पहले जो लड़की गई थी, हाँ, तो उसका इकोनॉमी, वो बीकॉम की थी। हुँ, तो उससे इकोनॉमिक्स के बारे में वो पूछ रहे थे, और उसी को उन्होंने कैरी ऑन कर दिया मेरे साथ भी। अच्छा, हाँ, तो वो मुझसे पूछने लगे, मैंने 1-2-3 जवाब दिए, इसके बाद मैं चुप हो गया। वो ऐसे 10-12 मिनट में ख़त्म कर दिए वो। हुँ, मेरा लगभग इंटरव्यू बिगड़ गया था, 104 नंबर मुझे इसमें मिला भी था। तो ऑलमोस्ट मतलब ये था कि मुझे लग रहा था कि मेरा अब नहीं होगा इसमें, सिलेक्शन ही नहीं होगा। अच्छा। डिप्टी कलेक्टर तो बनने की बहुत दूर बात, मुझे लगा सिलेक्शन ही नहीं होगा मेरा इसमें। तो हुँ, थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए और अपना टाइम आपने दिया इतना इम्पोर्टेंट और इतने अच्छे से गाइड किया बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से और आपके अनुभव से काफ़ी लोगों को सीखने को मिलेगा और बहुत हर जगह से लोग उठ के आएंगे और तैयारी करेंगे थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया, शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू।